नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हैदराबाद की चुनावी लड़ाई सियासत के एक दशक पीछे जा पहुंची। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की जंग पूरी तरह से जंगली लड़ाई बन चुकी है। पहले ओवैसी ब्रदर्स तोप सहारे मैदान में उतरे, अब धमकी पर आ गए। धमकी और दादागिरी के सहारे चुनाव में दोनों भड़काऊ भाईजान की तगड़ी जुगलबंदी इस वक्त चल रही है। बीजेपी की ओर से कहा तो यह भी जा रहा है कि वोट बैंक का तिलिस्म टूट गया तो दोनों खूंखार हो चले हैं। अब सवाल यहां पर यही कि आखिर चुनावी जंग में नफरती नारे और भड़काऊ बयान क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या कट्टर एजेंडे के सहारे चुनाव जीतने की ये रणनीति और दोनों तरफ से ऐसे बयानबाजी क्यों है? पहले रिपोर्ट। नवनीत राणा की 15 सेकंड वाली बात ओवैसी ब्रदर्स को कुछ ऐसी चुभी कि अब ये जंग सीधे सीधे धमकियों पर उतर आई। क्या है वो एक बीजेपी के एमपी रहकर बोल रहे हैं कि 15 सेकंड में खत्म कर देंगे। आइए खत्म करिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ, बताओ टाइम बताओ, मोदी से पूछो और बता दो मेरे को टाइम, जगह मैं आता हूँ मेरी फैमिली को लेकर। क्या करना है करिए। बड़े ओवैसी बीजेपी को चैलेंज देने लेने के खेल में यही नहीं रुके, उन्होंने तोप से आगे बढ़कर हैदराबादी तोप निकाल डाली। हम भी बोलना शुरू कर दे मोदी अमित शाह को अपनी हैदराबादी जबान में, फिर क्या करेंगे? तड़पेंगे उन्होंने। तो हैदराबादी जबान में तोप किसको बोलते हैं मालूम हो लोगों को? नहीं मालूम। मालूम हो तो समझ में आएगा ना। ओवैसी ने तोप निकाली तो बीजेपी नेता नवनीत राणा भी पलटवार में पीछे नहीं रही। कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने है। नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। ओवैसी और राणा की इस जंग में छोटे ओवैसी कब तक पीछे रहते? उन्होंने इस चुनावी लड़ाई को जंगली लड़ाई में बदल दिया। सियासत अकबर ओवैसी के घर की। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। अमरावती से हैदराबाद तक सियासी जुबान से जो जहर निकल रहा है, उसने न मर्यादा को छोड़ा, न किसी सांसदों की गरिमा की हिफाजत की। हेट स्पीच की गाइडलाइन पर तो क्या ही कहा जाए, लेकिन मकसद एक ही है, समर्थकों को भड़काया जाए, चुनावी माहौल को गर्म किया जाए, बस कैसे भी जंग जीत ली जाए। आखिर इस जहरीले माहौल में विकास और मुद्दे कहां हैं? रिपोर्ट टाइम्स नाउ ऑफ भारत। मेहमानों से मिलवाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ओवैसी के तोप वाले बयान पर बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने पलटवार किया है। माधवी लता ने भी हैदराबाद की जुबान में ही जवाब दिया। तोप वाले बयान पर माधवी लता क्या कह रही हैं? ओवैसी का मानसिक संतुलन खो गया है, छोटा तोप नहीं संभल रहा तो पुलिस को बता दें। छोटा तोप है, बड़ा मुश्किल से संभाल रखा है उसे। तो इतना तकलीफ मत करिए आप। अगर उनका मानसिक संतुलन खो गया है, ऐसा बहुत सारे अस्पताल है, उनको फोन कर दीजिए। अगर आपको कोई काम नहीं है बैठ जाइए उनके साथ। अगर आपको कुछ काम है तो उनको बता दीजिए, अस्पताल वाले पुलिस वाले संभाल लेंगे इनको। आपको जरा टाइम मिल जाएगा। वार पलटवार किस अंदाज में हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। अब मेहमान जो हमारे हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। प्रत्युष कंठ हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ में दीपा शर्मा जी हिंदू धर्मगुरु जुड़ी हुई हैं, दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, नूर अहमद अंसारी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी, हैदराबाद में जो लड़ाई है, जो वोटरों की संख्या है, जो बताते हैं कि 60% मुस्लिम वोटर, 35% हिंदू वोटर और 5% SC/ST, तो ये 60 और 35 वाली लड़ाई है क्या, जो ऐसी जुबानी जंग इस वक्त हो रही है? देखिए हिमांशु, मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3 दिनों से मैं खुद था। आज आचार संहिता लागू हो गई तो वापस अपने घर लौटा हूं, और वहां पर जिस तरीके से लोग उन्हें मोहब्बतों से नवाजते हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, SC हो, ST हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, इतनी मोहब्बत शायद हमने और किसी भी देश के किसी भी नेता के लिए हमने नहीं। तो आप इस बात को तो भूल जाइए कि ये तो कोई लड़ाई नहीं। वहां तो लड़ाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने डिपॉजिट बचाएगी। सारी लड़ाई जो है, चाहे उनकी कैंडिडेट हो वो, चाहे महाराष्ट्र वाली जो कैंडिडेट महिला है जो बातें कर रही है, वो सारी लड़ाई अपनी इज्जत बचाने की है, जो उनको उसमें मिलेगी, क्या कहते हैं, डिपॉजिट के तौर पे। मुझे लगता है कि डिपॉजिट भी नहीं बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। सारी नौटंकी इसलिए, वरना मुझे एक बात ये बताइए कि अभी तक चुनाव में उनको याद नहीं आया था, इतने सालों में कभी याद नहीं आया, और अचानक से उनको याद आता है। फिर एक तरफ वो शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ माधवी लता शुरू हो जाती है, तीसरी तरफ एक और शुरू हो जाता है। अरे कितनी दूर है, जहां वो MLA रहते हैं, जो भाषण कर रहे हैं, वो कितनी दूर है पता है आपको? उनके घर से चंद मिनटों का फासला है, चंद मिनटों का रास्ता है, तो चले जाते। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, बातचीत मेरी हो रही है, तो ज्यादातर लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आमने सामने की मुलाकात होती है, तो वो ये बोलते हैं कि इस तरह की अगर कोई बयानबाजी करता है, या फिर ये भड़काऊ बयानबाजी हो, या फिर बहुत एग्रेसिव नेचर की हो, तो उस पर हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते। लेकिन जो बयान एक बार फिर से अजदुद्दीन ओवैसी जी की तरफ से दिया गया है कि छोटे को अभी रोक कर रखा गया है, तो मैं पता नहीं है तोप है छोटा, इस बयान को लेकर भी बीजेपी हमलावर हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि ये बयान इस तरह से देना कि संभल नहीं रहा है। अब अगर कोई नेता संभल नहीं रहा है तो जनता उस पर कैसे विश्वास करे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि चुनाव जो है वो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं। और उन्होंने जो जवाब था, मुझे लगता है कि एक मीडिया चैनल को उन्होंने बताया है कि तोप के माने क्या निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को बोलना आता है। अगर आप जिस तरह के लैंग्वेज में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी फायर ब्रांड है, वो भी बोल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्यादा रखिए, ताकि दूसरे लोग भी अपनी मर्यादा में रहें। आप अगर मर्यादा क्रॉस करेंगे, फिर आप हमें कानून भी सिखाएंगे, आप देश की एकता भी बताएंगे, तमाम चीजें हमको बताएंगे, और आप अपनी मर्जी से समझ में 10 साल बाद एक दिन सुबह उठते हैं और उन्हें याद आता है कि अरे यार 10 साल पहले ऐसा होता है। 10 साल पहले तक अभी तक कहाँ मोहतरमा सो रही थी, जरा पूछ तो लेते एक बार उनसे। अच्छा चलिए ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल है दानिश भाई, दोबारा मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रत्युष भाई जरा बताइए, कंठ साहब आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है? आप तो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे ना, फिर नवनीत राणा क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? या आप भी चाहते हैं वो ऐसा ही बोलें? हिमांशु जी, आप देखिए, पहला बार देखने को मिल रहा है कि हार का डर क्या होता है। जमीन जब आप पे खिसक रही है नीचे से तो क्या होता है। आपको दिख रहा है कि हैदराबाद में तो हमारा अब सामान पैक हो गया है, जो पॉलिटिकल वजूद है वो खत्म हो रहा है। इसीलिए ना आप बोल रहे हो कि हम शेर हैं, तोप हैं, हाथी हैं, डरा रहे हैं, गोली मार देंगे। ये सब कौन सी भाषा है? और आपका चैनल में आपके व्यूअर्स को बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, जो हर सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है, कि अकबर ओवैसी बोल रहे हैं कि सियासत तो अकबर ओवैसी घर की लौंडिया है। हा? इस तरह की भाषा कब होती है? अच्छा, जब हार आपके सामने नजर आता है। आप इस तरह के लैंग्वेज को आप यूज करिएगा, ये डरावना लैंग्वेज है। नहीं, ये भाषा हम देखिए मजबूरी है, इसलिए बीप करना पड़ता है, क्योंकि ये कहीं सच शोभनीय नहीं। आप नहीं, वो तो हर जगह चल रहा है, हर जगह तो प्लेटफॉर्म पे है, हर जगह प्लेटफॉर्म पे है। देश की जनता आज 10वीं तरफ से इंफॉर्मेशन लेती है, पर आप बताइए किस लेवल पे गिर गया है। एक महिला आपको इलेक्शन हरा रही है, तो इसका माने आप इस लेवल पे गिर जाओगे। और आप ये कोई छोटी रणनीति नहीं है, सेम चीज कांग्रेस पार्टी कर रही है। मनीष शंकर अय्यर पाकिस्तान के थ्रू डरा रहे हैं,
कहीं लोग डरा रहे हैं कि मुसलमान जाग जाएगा। अरे एक हिंदुओं को एक जगह डराने से क्या मिलेगा? बहुत कट्टुकट आपने मुद्दा उठाया है, बहुत कट्टुकट आपने मुद्दा उठाया है प्रत्युष जी। और बाकी मेहमानों के पास तुरंत मैं जाऊं, लेकिन दानिश कुरैशी जी, जरा ये जो एक आपत्तिजनक बयान दिया गया है, जो देखिए हमने बीप करके चलाया क्योंकि वो जनता को सुनने लायक है नहीं है, लेकिन मंच से अगर नेता ऐसा बयान दे रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब तुरंत दे दीजिए पहले। देखिए, मुझे आप ये बताइए कि देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि ओवैसी साहब रजाकारों की पार्टी से हैं। मुझे ये बताइए कि देश के पार्लियामेंट में ओथ लिए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए देश के गृह मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी भाषा है? वो तो पूछिए, तो वो कंठ साहब जवाब नहीं देंगे उसका। दूसरी एक नेताजी ये कहते हैं कि आपने अगर इनको वोट दिया तो पाकिस्तान को वोट जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब ये तो गाली देना हो गया देश के मुसलमान नागरिकों को। तो वो भाषा आपको समझ में आती है और ये भाषा समझ में नहीं आती है। तो ये जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के, ये तो लोगों के सामने खुल के आ रहे हैं। नहीं, जो सियासत को लेकर एक बहुत ही गलत शब्द बोला गया कि हमारे यहाँ की, अच्छा, ये सही शब्द है, रजाकार है। देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक आदमी है, वो रजाकार है। ये दानिश जी, सही शब्द है। मैंने जब सवाल पूछा तो सबसे पहले बीजेपी से ही मैंने इस बारे में ये मुद्दा उठाया था कि क्या आप ही चाहते हैं कि इस तरह का, मैंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन एक बात ये बहुत जरूरी है दानिश जी, बहुत जरूरी है कि थोड़े बहुत संयम, थोड़ी बहुत मर्यादा तो रख सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं को लेकर अगर ऐसे महिलाओं को लेकर एक शब्द जो कहीं से भी संसदीय नहीं लगता, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी बोलना चाहिए, किसी भी मंच पर, अकेले हैं तब भी नहीं बोलना चाहिए, और मंच पर ऐसे शब्द, वो मैं कह रहा था। मुझे ये बताइए, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उस शब्द को। नहीं, मैं मुझे ये बताइए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले कुछ बोला, अकबरुद्दीन साहब ने कुछ बोला? आप देखिए तो सही, जो सुनिए, सारा जो मामला था, सारा लड़ाई तेलंगाना के अंदर में विकास को लेके हो रही थी और उसी पे वो बात कर रहे थे। लेकिन अचानक से अगर आप भाषणबाजी करेंगे तो फिर आप देखिए अगला तो बोलेगा एक्शन का रिएक्शन। लेकिन बीजेपी कह रही है ये एक्शन तो कई सालों पहले हुआ था, उसका रिएक्शन यहां पर दिया गया। आप बोल रहे हैं कि उसका रिएक्शन यहां पर दिया गया। लेकिन अजय वर्मा जी, ठीक है, ये सारी बातें तो यहां पर चलती रहेंगी, लेकिन अजय वर्मा जी जरा ये बताइए कि ये एक्शन रिएक्शन में कांग्रेस का रिएक्शन यहां पर क्या आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कभी पाकिस्तान की बातें, कभी कहीं की बातें, और वो भी खूब जमकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मेरा अनुरोध ये है कि एक तो मेरी आवाज मंदी ना हो और एक कोई बीच में ना बोले, चूंकि ये एजेंडा चल रहा है आजकल। बुलाते तो है क्योंकि कुछ पेड लोग आपके यहाँ आते, मुझे नहीं पता कि वो कितने लेवल के हैं, कौन है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग कोई पैसा नहीं लेते किसी से और ना कहीं हम पेड होते हैं। ये हमारी पार्टी की नेता। अब आइए मुद्दे पर आइए अब। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी को जब हार चारों तरफ दिखाई दे रही है, अडानी अंबानी का खुलासा भी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, तो इनको आपस में, ये हिंदू मुस्लिम के लिए इनका एक प्रोग्राम है, एक पाठ्यक्रम है, एक एजेंडा है, एक पॉलिटिकल विंडेटा है कि आप हिंदू की बात करिए। चुनाव आयोग आंख मीच कर सो रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा कि 15 सेकंड की भाषा एक भाजपा की सांसद बोल के ना उसके खिलाफ मुकदमा है। राहुल गांधी के खिलाफ जरा सी भाषा पर मुकदमा दर्ज हो गया, मकान छीन लिया गया, अगले दिन ही छीन लिया गया। और यहाँ क्या से कहा जा रहा है, शर्मनाक है, निंदनीय है। 140 करोड़ लोग कहते हैं माफी मांगनी चाहिए लेकिन नहीं मांग रहे। दूसरा, भारत में केवल चुनाव जीतने के लिए इस स्तर तक गिरेगा कि 70 करोड़ महिलाओं ने मन बना लिया, इसलिए हार दिख रही है कि वो बलात्कारी एमपी प्रज्वल रेवन्ना, जो दत्तक पुत्र मोदी जी का बताता है अपने आप को, पता नहीं दत्तक पुत्र है या नहीं है, उसके लिए हाथ उठा के कहा कि इसको जिताइए मजबूती से और इसे बताइए। अजय जी, फिर आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर वो बोलेंगे, फिर बीच में टूक रहे हैं ना। भारत पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा, सीधे सवाल यहां पर पूछा गया था, नाविका कुमार ने खुद ये सवाल पूछा था। फिर वक्ता मत बनिए। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। अगर आप गलत बात करेंगे मैं फिर आपको टोकूंगा। नहीं, थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता कौन सी कहानी और शेर, अरे तो आप कहां की बात कर रहे हैं? आप कहां की बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए ना। मैंने दानिश कुरैशी को टोका, मैंने प्रत्युष कंठ को टोका, आपको क्यों टोक रहा हूं मैं? कुछ समय और है, आपके चैनल को ऐड मिलने बंद हो जाएंगे भैया। आपकी तो ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप डिबेट आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, फिर चैनल की बात करिएगा। क्योंकि जिस तरह से आप बिना सर पैर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में आप कहीं किसी चैनल पर दिखाई देंगे।
करेंगे। 15 नहीं, हमें कोई शौक नहीं, हम कोई पैसा ही नहीं लेते आपसे। नहीं तो कोई बात नहीं है, चाहिए भी नहीं, लेकिन मुद्दे पर बोलना सीख लीजिए, मुद्दे पर बोलना सीख लीजिए, तो हो सकता है कि बाकी के चैनलों में आप जाकर बैठने लगे। मुद्दे पर बोलना सीख लीजिए पहले। हम तो मुद्दों पे बात करते हैं, नहीं करते ना, नहीं बचाएंगे, नहीं करते ना, बात करेंगे। अजय जी एक बार सच में आला कमान से पूछिएगा कि जब मैं टीवी चैनलों पर कांग्रेस को डिफेंड करता हूं तो आपको कैसा लगता है? शायद वो अपनी बात रख दे। आला कमान ने बताया है, बहुत बढ़िया बात बताया होगा, अच्छी बात है। मुद्दे पर बोलेंगे तो कंटिन्यू आप रहिए, बहुत अच्छी बात है। मुद्दे पर आप नहीं बोलते क्यों है भैया? जब मैं आपको बता रहा हूं कि महिलाओं ने मन बना लिया है। आप कौन सा मुद्दा बोल रहे हैं? आप ये बताइए, मैंने कौन सा मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान को लेकर इतनी दीवानगी क्यों दिख रही है? ये मुद्दा मैंने उठाया, इस पर बताइए। ये बीजेपी के प्रवक्ता मुद्दे से भटक रहे थे, आपने उन्हें टोका नहीं। अरे वाह, बात हो रही थी ओवैसी पर और आपकी राणा पर, हम भी उसी पर थे। मैं कह रहा हूं कि हार की डर से इन्होंने अपने ही बयान भी छोड़ रखे हैं। ये दोनों इन्हीं के पार्ट है, एयर भी, इसीलिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन देश के 97 करोड़ वोटर मन बना चुके हैं हिंदू मुस्लिम। जवाब दूंगा, तुरंत जवाब दे दीजिए बस। वर्मा जी को मैं जवाब दूंगा। हाँ, व्यापार पर, मैं जवाब दूंगा, पर रोजगार पर। दीपा जी अजहरी साहब तुरंत आ रहा हूं, दीपा जी अजहरी साहब तुरंत आ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। हाँ दानिश जी, देखिए वर्मा जी को ये पूछ लीजिए कि देश के सरकार में जब अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सत्ता थी, उसने जो हलफनामा दिया था वो किसका मिला हुआ था? एक तरफ भाजपा और उसकी भगीनी संस्थाएं थी बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार का हलफनामा था। आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन किसकी निजी टीम है? जब हम आपसे पूछते हैं तो आपके पास जवाब नहीं है। 10,000 से ज्यादा दंगों में मुसलमानों को मार दिया गया ईद के दिन, ईद गोली चलाएगी। तो ये कौन सी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी भगीनी संस्थाओं के साथ मिली भगत? वर्मा जी अगर हम पूछने का शुरू कर देंगे ना तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। 70 सालों का जवाब पहले दिन 15 अगस्त से लेकर आज तक का हिसाब नहीं दे पाएगी कांग्रेस, अगर हमने पूछना शुरू कर दिया तो। कौन किसकी मिली भगत है? अंसारी साहब जरा आप बता दीजिए। साबित कर दिया अपने बयान देके, पूरे देश को पता लग गया कि ये अरबी छोटे बड़े भाई हैं। अच्छा, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम है। नूर अहमद अंसारी साहब, अच्छा ठीक है, एक मिनट दीपा जी थोड़ा सा रुकिएगा। नूर अहमद अंसारी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे जरा ये बताइए कि कौन करता है मुसलमानों के साथ राजनीति? कांग्रेस हिमायती अपने आप को बता रही है, AIM अपने आप को बता रही है, बीजेपी बोल रही है हम भी कर रहे हैं, असल में कौन करता है जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं अंसारी नहीं हूँ, अजहरी से अंसारी माफ करिएगा, मैं दानिश अंसारी, मैंने दानिश अंसारी बोला था, आप तो अजहरी साहब हैं। अरे कुछ भी लिख देंगे, इनका भरोसा नहीं है आपको। भाजपा अजय जी फिर से व्यक्तिगत हो रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए बात करना, है ना? वर्मा जी धैर्य रखें। दरअसल हालात जो है ना देश के, वो दो चरणों में जो हालात थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी को मालूम चल गए थे कैसे हालात हैं। तो भाजपा के लोगों ने ये इस तरह की बातें करके मामले को आगे बढ़ाया। नवनीत राणा ने इससे पहले भी कहा था, सदन में खड़े होकर कहा था कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। क्या ये आपत्तिजनक नहीं था? क्या अगर वाकई में बतौर ज़कातो खैरात भी हमारी सरकार के पास ईमानदारी है तो सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, बिदुड़ी पे कार्रवाई करनी चाहिए। आजम खान ने गलत बोला, आपने कार्रवाई की, हमने स्वागत किया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से थे, जो दूसरी पार्टियों से थे, उन्होंने गलत बोला, आपने उन पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई का जो आपके पास चश्मा होना चाहिए वो कम से कम ईमानदारी का होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो हालात खराब होंगे, अमन बर्बाद होगा। नंबर 1 ये बात है। ठीक है, जो मौजूदा हालात में जो चल रहा है, जैसे आपने सवाल किया कि मुसलमानों का जैसे रहनुमा कौन है, तो मुसलमानों के पास सियासी शऊर जो है ना वो एक तरह से छीन लिया गया है। अगर मुसलमानों के पास सियासी शऊर होता तो मुसलमानों का अपना लीडर, देखिए गांधी जी लंदन से पढ़ के आए, देश ने गांधी जी को क्या कहा? देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और मेरा बहुत कट टू कट बहुत सारे नाम दिए। अच्छा अजहरी साहब सुनिए, हाँ अजहरी साहब सुनिए ना, एक मिनट, थोड़ा और आसान हो जाएगा, अजहरी साहब कट टू कट सवाल ये था, सुनिए ना अजहरी साहब, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक बार सुनिए, कट टू कट सवाल ये था, अजहरी साहब सुनिए ना, कट टू कट सवाल यहाँ पर ये था कि AIM बोलती है कि हम ही मुद्दे की बात करते हैं, बाकी सब लोग मुसलमानों को ठगते हैं।
कांग्रेस भी ये कहती है कि हम ही उनकी बात करते हैं, बाकी सब ठगते हैं। बीजेपी कहती है कि हम ही करते हैं, बाकी सब ठगते हैं। मुसलमान किसकी सुने, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कट टू कट। देखिए ये सच्ची बात है कि मुसलमानों की आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ। मुसलमानों के लिए हर मसले पर, हर मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी असदुद्दीन ओवैसी कमरे में हुजरे में नहीं बैठे। कांग्रेस उन्होंने मैदान में निकलकर बात की। बाकी अरे कांग्रेस पार्टी के लोग तो नाम लेना नहीं चाहते मुसलमानों का। हाँ। कांग्रेस पार्टी के, और यही बीजेपी के साथ है, यही बीजेपी के साथ है, क्या यही बीजेपी के साथ है? बिल्कुल ठीक है। अब दीपा जी अब बताइए, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, उसके लिए माफी। लेकिन दीपा जी अब ये बताइए, ये जो जुबान में कहीं तोप आ रहा है, कोई कह रहा है कि किसी के बाप की नहीं सुनने वाला है छोटा, अभी T20 शुरू हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब शेर तक बात आ गई, मुर्गी तक बात आ गई, पता नहीं कहां तक बात आ रही है, हाथी कुत्ते, ये सारी बातें आ रही हैं। ये क्यों, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि इस देश की जो राजनीति है वो राजनीति की तरह तो की ही नहीं जा रही है। पहली चीज, हर व्यक्ति यहाँ अपनी व्यक्तिगत बात करता है। मुस्लिम है वो अपनी व्यक्तिगत बात करता है, हिंदू है वो अपनी व्यक्तिगत बात करता है, या मैं कहूँ कि जो राजनेता है वो अपनी अपनी पार्टी की जो व्यक्तिगत रोटियां हैं वो सेकते हैं। आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर आप खड़े हैं या चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहला जो आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए, सबसे पहले वो होनी चाहिए। क्योंकि आप देश के राजनेता का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर राजनीति में उतरे हैं तो आपको महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग पहले करना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, शेर, मुर्गे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं ये जाहिर करते हैं, ये दिखाते हैं कि आपके अंदर ना तहजीब है और ना ही राजनेता बनने की कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो वो तहजीब सीखनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप राजनीति में उतरे हैं तो मुझे एक चीज यहाँ चीज समझ नहीं आती है कि मुसलमान अपने आप को हमेशा ऐसा क्यों दिखाता है कि उनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर उन्हें ये देश इतना असुरक्षित लगता है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब आपको यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार है, यहाँ पे एक पार्टी बनाने का अधिकार है, तो फिर आप अपने आप को इतना ये क्यों दिखाते हैं कि हम बहुत ही कमजोर हैं, या हमें कुछ भी कह दिया जाता है, या हमारे ऊपर अन्याय होता है, या हर पार्टी ही हमारे विपक्ष में खड़ी है, या हर पार्टी ही हमें सिर्फ हमारा फायदा उठा रही है, और हम किसी पार्टी, कोई भी पार्टी, जैसा कि अभी अजहरी साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी पर विश्वास करने लायक नहीं, कांग्रेस इनको खा रही है, बीजेपी इनको खा रही है, या कोई और पार्टी है वो इनको खा रही है। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं कि देश में कौन सी पार्टी ऐसी आए, क्या ओवैसी दीन है वो, क्या वो प्रधानमंत्री बन जाए और क्या वो देश को चलाए? आप ये चाहते हैं? हाँ ठीक है, तुरंत जवाब ले लेता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर, हाँ दानिश जी, अजहरी साहब आप पे भी आ रहा हूँ, आप भी रिएक्शन दीजिए। देखिए दीपा जी से मेरा एक ही सवाल है कि वो जब बात करती है ना कि भाई देश में आपको इजाजत है, वो इजाजत, सबसे पहले एक बात समझिए, वो देश में देश की जो दी हुई इजाजत है वो संविधान के अधीन है, आपके अधीन। जी बिल्कुल, वो तो फिर आपको संविधान का सम्मान भी तो करना आना चाहिए ना। इंटरप्ट मत करिए मैडम, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रही थी, मैं खामोश था, आपकी जायज बातें भी सुन रहा था, नाजायज बातें भी सुन रहा था। आप सुनिए, मैं आपको जवाब दूं। मुझे ये बताइए कि देश में मुसलमानों के ईद के त्योहार के दिन गोलियां चली हो, ऐसा तो आपने सुना है? कभी आपने सुना है कि होली पे गोलियां चली हो? कभी आपने सुना है दुर्गा पूजा पे गोलियां चली हो? कभी आपने बिल्कुल सुना। अरे कैसी बात कर, बताइए, कैसी बात कर, बताइए। अभी राम भगत के एग्जांपल दे देंगी वो। मैं इतने सारे एग्जांपल कैसी बातें करें, आप न्यूज में बोलिए। आपका वेर ही नहीं है। आप ये देखिए, जब हिंदुओं ने अरे बोल तो रही हूँ, अरे बोल रही हूँ, सुनिए ना, फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में आप? हिंदुओं ने जब निकाला ये यात्राएं निकाली, अभी पीछे की घटना है, बहुत ज्यादा दिन की घटना नहीं है, और काफी सारे जब मस्जिद के सामने से निकले, हिंदू यात्रा जब मस्जिद के सामने से निकली तो बहुत सारे मुसलमान। दीपा जी सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। ईदगाह में जो गोलियां चलाई वो पुलिस ने गोली चलाई थी, हिंदुओं ने नहीं चलाई थी, सरकार करते हुए लोगों ने चलाई थी।
देखिए फिर वही हिंदू मुसलमान वाली बात आ गई। देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कुरैशी जी, देखिए मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि इस मुद्दे पर बात हो जाए कि आखिर इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है, कट्टरता है ना। अब वापस उसी ट्रैक पे आ रहे हैं तो मतलब नहीं है। तुरंत एक मिनट, अजहरी साहब का रिएक्शन भी कुछ था। अजहरी साहब तुरंत रिएक्शन प्लीज। मैं खुल करके दीपा जी से ये कहूंगा, दीपा जी, मुसलमान भारत से ज्यादा न कल कहीं सुरक्षित था, न आज कहीं सुरक्षित है, न कभी सुरक्षित हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें भारत हमारी जागीर है, भारत हमारी बपौती है। भारत में हम हिंदू मुसलमान सब आपस में पहले भी रहते थे, आज भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन हालात जो बनाए जा रहे हैं नफरत के, इनसे कैसे निपटा जाएगा? और देखिए ये मुस्लिम भाइयों को समझना होगा ये कौन नफरत के हालात यहाँ पर बना रहा है। पॉलिटिक्स कर कौन रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन डर दिखा रहा है, कौन डर दिखा रहा है मुसलमानों को? बताइए कंठ साहब, कौन डर दिखा रहा है मुसलमानों को कि ये आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, वो आ गए तो दिक्कत हो जाएगी? हाँ, ओवैसी दीन जी जो है वो ऐसा क्यों दिखाते हैं कि अगर कोई भी सरकार, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा शुरुआत हो गई थी आपसे। बिल्कुल बोलिए कंठ साहब बोलिए, फिर अजय जी के पास। हाँ, मैं बता रहा था हिमांशु जी कि आपने कितना सीरियस इस डिबेट को शुरू किया, फिर लोग उसको पॉलिटिकल एजेंडा पे ले गए, हम वापस उसी एजेंडा पे आते हैं। ये कब हुआ? जब ओवैसी साहब को लगा वो इलेक्शन हार रहे हैं वहां पे। ममता बनर्जी लगी बोलने की रामनवमी जो है वो तो बड़ा खराब तो ईद बड़ा अच्छा होता है। नाना पटोले बोला कि राम मंदिर को फिर से हम लोग ठीक करेंगे, हाँ फिर से उसकी शुद्धिकरण करेंगे। ये सब क्यों बोला जा रहा है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स करी है वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स करी। अब वो थोड़ी देखते हैं कि गैस सिलेंडर किसको जा रहा है, हिंदू को जा रहा है कि मुस्लिम को जा रहा है। देखिए ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने इनको एक बार डिस्टर्ब नहीं किया था। ये छिछोरापन करेंगे यहाँ बैठ के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सीरियस बात करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो बोल देते, थोड़ा बहुत तो बोलना होता है। तो मैं हिमांशु जी आपको ये बता रहा था कि आप देखिए कैसे हुआ। नरेंद्र मोदी ने तो कभी नहीं पूछा कि गैस सिलेंडर हिंदू को जा रहा है कि मुसलमान को जा रहा है। ये रोड जो जा रहा है उस पे हिंदू चलेगा कि मुसलमान चलेगा। ये टॉयलेट बन रहा है ये हिंदू के लिए बन रहा है, ये मुसलमान के लिए बन रहा है। ये जो हम बिजली उज्ज्वला स्कीम कर रहे हैं हिंदू के लिए मुसलमान के लिए कर रहे हैं। जो बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं हिंदू के लिए मुसलमान के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने बोला देश जो है 5वां बड़ा इकोनॉमी बनेगा, सबके साथ बनेगा। इन लोगों ने क्या शुरू किया? राम मंदिर में हमारा दिल। मैं फिर से वही बात कह रहा था कि भड़काऊ बातें क्यों हो रही हैं। कंठ साहब मैं फिर से वही कह रहा था, भड़काऊ बातें क्यों हो रही हैं, वोट के पॉलिटिक्स भड़काऊ बातें क्यों हो रही हैं, इस पर नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है अजय जी, मैं दानिश जी एक लास्ट में आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय जी जरा ये बता दीजिए कि ये राम मंदिर को लेकर ये वाले मुद्दे दोबारा से क्यों उठाए जा रहे हैं? जो अभी बात हुई थी कि शुद्धिकरण कराएंगे और अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया, ऐसा क्यों हो रहा है? आज आपकी डिबेट शुरू हुई थी असुद्दीन ओवैसी और राणा मैडम के उस पर, तो मैं ये अनुरोध करूंगा आपके चैनल से कि आप चुनाव आयोग को और देश की पुलिस प्रशासन को दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। हेट स्पीचों में जो बोल रहा है, जो देश हित की बात नहीं कर रहा, जो चुनाव आचार संहिता को नहीं कर रहा, और अगर नहीं करेंगे दोनों के खिलाफ तो जो हम कहते हैं वो साबित हो जाएगा। आप 24 घंटे में अगर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री की शय पर इस देश में प्रिंसिपल रेवन्यू बलात्कार कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर वही बात, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मतलब कहीं पर अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, अगर कहीं पर कहीं बलात्कार हो रहा है तो कोई उसका साथ नहीं देता है, कोई भी उसका साथ नहीं देता है, कोई भी उसको शय नहीं देता है। कैसी आप बात कर रहे हैं अजय जी आप? मैं कह रहा हूं ना, बिना सर पैर की बातें करते हैं, फिर आपको कोई रोकता है, फिर आपको कोई टोकता है, फिर आपको मिर्ची लग जाती है ना? पुलिस ने कार्रवाई करी। ना भारत का इंटरव्यू आप देखिएगा, खुलकर बोले हैं वो इस मामले पर, खुलकर बोले हैं वो। कोई नेता होता तो अब तक उसे खुलकर बोले हैं वो इस मुद्दे पर, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता। अरे खुलकर बोले हैं वो इस मुद्दे पर। आप कहां की बातें कहां लेकर आते हैं, कहां की बात? खिलाफ मुकदमा। दानिश कुरैशी जी एक फाइनल देखिए, वो तो मुद्दे पर नहीं बोलेगी। दानिश जी, सोशल मीडिया पर भी एक सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, मैं आपसे बहुत शॉर्ट में पूछना चाहता हूं कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि अगर नहीं रोका जाएगा तो क्या करेंगे अकबरुद्दीन? वो जो बोलते हैं ना कि उनको तो बार बार रोक के रखा है, अगर नहीं रोका जाएगा, मतलब इतने क्या शॉर्ट टेम्पर हैं क्या? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल क्या शॉर्ट टेम्पर इतने? दानिश जी प्लीज। नहीं शॉर्ट टेम्पर नहीं, दानिश जी से प्लीज। हाँ देखिए
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं रोका जाएगा कि का जवाब मैं आपको ये देता हूं कि क्यों नहीं रोका जाएगा। देश के खिलाफ जो भी ताकतें काम कर रही हैं, उनके खिलाफ काम करने का काम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। आप ये देख लीजिए। नहीं, वो ठीक है, मेरा बस यही यहाँ पर आपसे पूछने का मकसद था, वक्त की कमी है। नहीं, मुझे ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं पर भी कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो गलत है, चाहे वो राणा हो चाहे वो ओवैसी हो, और ये जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा